अगर मैं आपको कहूं कि आपने किसी को एक चेक को साइन करके दिया है, वो उसने बैंक में लगाया और वो बाउंस हो गया है, फिर भी आप उस चेक बाउंस केस में अपराधी नहीं होंगे, चौंक गए ना? जी हाँ, कुछ कंडीशन में पॉसिबल है। वो कंडीशन क्या है उसको जानने के लिए आपको आज का वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि हाल ही ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में इस तरह के चेक बाउंस केस में प्रोसीडिंग्स में स्टे किया है और बताया है कि कब आप अपराधी होते हैं और कब आप अपराधी नहीं होते हैं। उस सारी बातों को जानेंगे आज की डिटेल वीडियो में। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको जागरूक करता है आपके हर अधिकार से। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको घर बैठे इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। आज हम जिस ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें हम उसके चेक बाउंस के कानून को भी बेसिकली जानेंगे और बताएंगे कि किन किन कंडीशन में आप चेक बाउंस केसेस में लायबल होते हैं और किन किन में नहीं। पहले जजमेंट का नाम जान लेते हैं। मनमोहन वर्सेस सिस्को सिस्टम ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, जहां पे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पिटिशनर के खिलाफ चेक बाउंस की प्रोसीडिंग्स में स्टे कर दिया और बोला कि आपके खिलाफ कोई चेक बाउंस का केस नहीं बन सकता क्योंकि आप अपराधी नहीं है। इसके पहले फैक्ट्स को जान लेते हैं। यहाँ पे एक एक्स पर्सन जब कंपनी में एज अ सीटीओ की पोस्ट पे होता है तो एक अगली कंपनी को पोस्ट डेटेड चेक इश्यू करता है जो उसके साइंड होते हैं, यानी वो अपने साइंड चेक को उस अगली कंपनी को देता है। जब वो देता है पोस्ट डेटेड चेक तो ऑब्वियस सी बात है कुछ महीनों बाद के चेक होते हैं। मीनवाइल इसी बीच वो पर्सन उस कंपनी से रिटायर हो जाता है और वो रिटायर होने के बाद दूसरी कंपनी में या अपने घर पे चला जाता है। अब कुछ महीनों बाद जिस कंपनी को वो चेक दिया होता है वो कंपनी बैंक में जाके चेक लगाती है और पता लगता है कि वो चेक बाउंस हो गया है क्योंकि उनकी कंपनी में फंड ही नहीं है। जब वो अगली कंपनी जिसके खिलाफ जो चेक दिया होता है और जिसका चेक बाउंस हो जाता है वो चेक बाउंस का केस फाइल करती है। जब वो चेक बाउंस का केस फाइल करती है तो नो डाउट जो कंपनी के एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स होते हैं उन सबको पार्टी बनाती है, लेकिन वो उस पर्सन को भी पार्टी बनाती है जिसने वो साइंड चेक दिए थे उस समय जब वो उस कंपनी में एज अ सीटीओ था। अब वो सीटीओ जो पर्सन होता है जो उस समय कंपनी में था, वो जो सम्मन उसके खिलाफ जो इश्यू हुए होते हैं, जो एरआई कोर्ट जो उसके खिलाफ सम्मन इश्यू करती है उसको चैलेंज करते हुए वो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में आ जाता है। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में आकर वो ये कहता है कि मैंने जब चेक दिए थे तब मैं सीटीओ था, लेकिन जब उस कंपनी ने चेक लगाए यानी कुछ महीनों बाद जब चेक लगाए तब मैं कंपनी में सीटीओ नहीं था। मुझे कंपनी के फाइनेंशियल या बैंक बैलेंस के बारे में कुछ पता नहीं और जिस समय उन्होंने चेक बाउंस लगाया है ये केस मेरे खिलाफ फाइल किया और जो लर्नेड एनआई कोर्ट ने मेरे खिलाफ सम्मन इश्यू किए हैं उस समय मुझे कंपनी की कोई भी XYZ गणित नहीं पता है। दूसरी तरफ जो केस फाइल करते हैं चेक बाउंस का, उनका यह आर्गुमेंट होता है कि क्योंकि चेक जो पिटिशनर है उसने साइन किए थे, उसी ने वो पोस्ट डेटेड चेक दिए थे, इसलिए उसको भी पार्टी बनना जरूरी है और वो भी चेक बाउंस के इस केस में अपराधी होगा। अब ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के पास ही दोनों आर्गुमेंट होते हैं। अब ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट जो रीजनिंग देती है उससे पहले हम थोड़ा चेक बाउंस के बेसिक कानून को जान लेते हैं। वैसे मैंने इस पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसके मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप उन वीडियोस को भी डिटेल में देख सकते हैं। दोस्तों चेक बाउंस क्या होता है? जब आप किसी को चेक देते हैं और जब आप बैंक में जाके चेक लगाते हैं तो पता लगता है कि या तो फंड नहीं है अकाउंट में, या वो अकाउंट ही क्लोज हो गया है, या फिर जिसका चेक है उसने डायरेक्शन दे दी बैंक को कि आप उनको पेमेंट रिलीज नहीं करेंगे। तो इन 3-4 कंडीशंस में बैंक आपको एक रिटर्न मेमो बना के देती है कि सर ये लीजिए आपका चेक, हम आपको वापस दे रहे हैं कि आपने जो चेक लगाया है वो बाउंस हो गया और हम आपको उसका पैसा रिलीज नहीं कर पाएंगे। जब ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे पहले लॉ प्रिस्क्राइब करता है कि आपको पहले एक लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा और वो लीगल नोटिस की लिमिटेशन क्या होती है? जो बैंक का रिटर्न मेमो आता है, रिटर्न मेमो की डेट से 30 दिन के अंदर आपको वो चेक बाउंस का नोटिस भेजना पड़ता है। जब वो चेक बाउंस का नोटिस भेजते हैं तो उसकी भी लिमिटेशन है कि 15 दिन का आपको अगली पार्टी को टाइम देना पड़ेगा और 15 दिन का जब आप टाइम देंगे उसके बाद भी अगर कोई पर्सन आपको वो चेक बाउंस का जो पैसा है वो नहीं देता है या जो आपका नोटिस की जो डिजायर्ड प्रेयर है वो नहीं पूरी होती है तो आपको उसके 1 महीने के अंदर संबंधित मजिस्ट्रेट के पास क्रिमिनल कंप्लेंट 138 NI की लगानी है। तो ये बेसिक प्रोसीजर होता है और चेक बाउंस का लॉ होता है। अब इसमें भी बहुत सारे इश्यूज हैं, लिमिटेशन और जो हमने कई सारे वीडियोज में कवर किए हैं। अब कानून ये नहीं कहता है कि जिस दिन आपने चेक लगाया और बाउंस हो गया तो अगला अपराधी हो गया। कानून ये कहता है कि आपका कॉज ऑफ एक्शन तब अराइज होता है और वो अगला आरोपी तब बनता है जब आप चेक बैंक में जाके लगाते हैं, बाउंस हो जाता है, उसके बाद आप जब नोटिस भेजते हैं और नोटिस के जब वो रिप्लाई करने का टाइम खत्म हो जाता है उसके बाद भी वो अगर पैसा नहीं देता है तब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है और तब वो आरोपी बनता है। अब इस रीजनिंग को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में लगाई, यहाँ इंप्लीमेंट किया। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जब उस पर्सन ने चेक दिए थे, जब वो एज अ सीटीओ था, तो उसने नो डाउट
और अपने साइन चेक अगली पार्टी को दिए थे। उस समय वो उस कंपनी के अफेयर्स में जो भी डेली ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें इन्वॉल्व था। लेकिन जब जिस पार्टी ने वो चेक बैंक में लगाए हैं उस समय वो पर्सन पहली बात तो पोस्ट में नहीं था, उसे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में नहीं पता था, उसे कंपनी के डेली डे टू डे अफेयर्स के बारे में नहीं पता था। और जब वो चेक लगाया वो बाउंस हुआ, उसके बाद जब उन्होंने कंपनी को नोटिस भेजा तब वो कंपनी में नहीं था। जो कंपनी को 15 दिन नोटिस का टाइम पीरियड दिया था रिप्लाई करने का और जो कंपनी ने नहीं किया उस दौरान भी वो उस जॉब में नहीं था। तो जब उस कंडीशन में वो पर्सन वहां था ही नहीं, और जो सेक्शन 141 एनआई एक्ट भी कहता है कि जब आप कंपनी के उस पर्सन को आप पार्टी बनाएंगे जो उसके लिए लायबल हो, उसके डे टू डे एक्शन के लिए, या उस ट्रांजेक्शन को समझता हो या जानता हो, या जिसकी कैपेसिटी में ट्रांजेक्शन हुआ हो। जब वो हुआ ही नहीं है, जब पर्सन था ही नहीं, तो उस सिनेरियो में वो पर्सन कभी भी एक्यूज्ड नहीं बन सकता और उसके खिलाफ एनआई कोर्ट समन जारी नहीं कर सकती। हाँ, अगर वो उस समय पोस्ट पे होता जब चेक दिए हैं और जब उसको नोटिस भेजा जाता, नोटिस भेजने के समय भी अगर वो एज अ पर्सन वहां पे काम कर रहा होता कंपनी में एज अ सीटीओ या कोई भी पोस्ट पे, तो एक बात अलग थी। लेकिन जब चेक दिए तब अलग बात थी, और अब आज इतने महीनों बाद वो चेक बाउंस के केस लगे हैं जब वो उस कंपनी में नहीं है तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की रीजनिंग से ही जाना और जो बेसिक कानून को भी ये जाना कि सिर्फ एक बैंक में चेक लगाने से, बाउंस होने से अब अगला आदमी अपराधी नहीं हो जाता, आपको उसके बाद उसको नोटिस भेजना पड़ेगा। वो नोटिस का टाइम पीरियड निकलने के बाद ही आपका कॉज ऑफ एक्शन राइज होता है और तब उसके खिलाफ कोई समन इश्यू हो सकता है। और अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ कोई केस करना चाहते हैं एनआई एक्ट का, तो आपको सेक्शन 141 के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा कि ये उसके डेली डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व था और वो इस चेक देने में वो भी सामने भागीदार था। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, नीचे लिंक दे रहा हूं, मेरे तक आप या मेरी टीम तक पहुंचकर घर बैठे अपनी कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। मिलेंगे अगली बार फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।